आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किलों के रास्ते पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है पक्की जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। आओ इसी पॉजिटिव सोच के साथ आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। और आज व्याख्यान का ट्रैक्शन रहेगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन की कहाँ से क्वेश्चन किस ढंग से पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है। इस बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे कि जो अपघर्षक खनिज हैं वे कौन से हैं, तो सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फास्फेट, ये हैं। ठीक है। फ्लोराइड जिससे दांतों को गलने से रोका जाता है, ये होता है। फ्लोराइड नामक खनिज से ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दंत मंजन में कौन सा खनिज होता है, तो वो होता है टिटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिससे दांतों को सफेद बनाए रखने में मदद मिलती है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो दंत मंजन की ट्यूब होती है, ठीक है, तो वो ट्यूब या वो पेस्ट ट्यूब है वो किससे बनती है, तो वो बनती है पेट्रोलियम से मिले हुए पदार्थों से या उसके बने हुए प्लास्टिक से। तो ये भी एक प्रकार का मिनरल। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर कभी ना कभी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर कि खनिजों का जो है, खनिज कहेंगे किसे, भूपर पट्टी पर खनिज विभिन्न चट्टानों के अंदर बनते हैं जो विभिन्न एलिमेंट्स का युग्म होते हैं, ज्वाइंट होते हैं अणुओं का। ठीक है, और खनिज हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारे शरीर का जो एनर्जी है, भोजन है, उसका भी अवयव नमक जो है वो भी एक खनिज ही होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बनता है कि जो हमारे शरीर में जो कुछ भी हम खाते हैं, पौष्टिकता हम प्रयोग करते हैं, उसमें खनिज जो है वो 0.3% होते हैं, लेकिन ये बाकी के 99.7% भोज्य पदार्थों को उपयोग योग्य बनाते हैं। यदि ये 0.3% खनिज ना हो तो हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से आगे एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि खनिज किस ढंग से प्रकृति में मिलते हैं, तो खनिज जो है वो एक प्राकृतिक रूप में मिलते हैं, समरूप तत्व के रूप में, और इनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और ये अनेक रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपका यह रहेगा कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है, तो वो है हीरा, और सबसे नरम खनिज कौन सा है, तो उनमें है चूना यानी चूना पत्थर। नेक्स्ट आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि अभी तक कितने खनिजों की खोज हुई है, अभी तक कितने खनिजों की खोज हुई है, तो आप बताएंगे कि अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की खोज हुई है। तो ये आपने बताना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कितने खनिजों की खोज हुई है, तो वो हुई है लगभग 2000 से अधिक। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिजों को आप किन आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उसका रंग के आधार पर, कठोरता, चमक, घनत्व और क्रिस्टल के आधार पर हम खनिजों को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि खनिज जो ना, हाँ यहां से देख लीजिए कि खनिज नेचुरल रूप से एस्क के रूप में पाए जाते हैं। एस्क मीन्स और के रूप में मिलते हैं, यानी कच्चे रूप में मिलते हैं, और इनको एस्क शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन यहां से है। ये तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल हाई लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहने वाला है। ये दोनों
जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानें इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में खनिज किस ढंग से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं दरारों में, उनके ज्वाइंट में, उनके जो भ्रंश होते हैं यानी होल्स होते हैं, और विदर इनमें मिलते हैं। छोटे छोटे जमाव के रूप में या सिराओं के रूप में ये पाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर ये एक वृत्त परत के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका निर्माण उस समय होता है जब ये एलिमेंट या तत्व तरल या गैस अवस्था में दरारों में होते हैं, और बाद में वो प्रेस होकर वो या ठंडे होकर वो उसी के बीच में जम जाते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं? जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये प्रमुख धात्विक खनिज हैं जो सिराओं के और जमाओं के रूप में मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा कि अवसादी चट्टानों में जो खनिज हैं वे किस ढंग से पाए जाते हैं, तो वो मिलेंगे संसतरों के रूप में या लेयर्स के रूप में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और ये ज्यादातर अक्षितिज परत के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी इनमें अवसादी चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं कोयला, इसके साथ साथ पेट्रोलियम और एलपीजी जो प्राकृतिक गैस होती है। ये तीनों के तीनों, इनको कहेंगे, तीनों को मिलकर हम कहते हैं खनिज ईंधन। ठीक है, तो ये खनिज ईंधन जो हैं, फॉसियल फ्यूल्स भी इनको कहा जाता है, ये सभी जो है अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, इस बॉक्स से भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट खनिज, इनका वर्गीकरण आप करिए। और धात्विक खनिज वे खनिज जिसमें धातु होती है, जैसे ये वाले जो है ना, ये धात्विक खनिज है, और इसमें भी ये मुख्य रूप से लोहयुक्त धात्विक खनिज है जिसमें लोहा होता है, जैसे लोहेस्क, आयरन और मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट। अलोहयुक्त धात्विक खनिज वे होते हैं जो तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ठीक है, और बहुमूल्य खनिज, प्रीसियस मिनरल कहा जाता है गोल्ड को, कॉपर को और प्लेटिनम को। ठीक है, और बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज की, तो इसमें अभ्रक यानी माइका, सॉल्ट नमक, पोटास, सल्फर, चूनासम या चूना पत्थर और मार्बल, ठीक है, और सैंडस्टोन यानी बुलवा पत्थर जिससे रेड फोर्ट भी बना है। देन ऊर्जा खनिज यानी एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जिनको फॉसियल फ्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवसादी चट्टानों की श्रेणी में जो पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन है, इसके अतिरिक्त और कौन से खनिज मिलते हैं, तो वो मिलते हैं जिप्सम, पोटास, नमक और सोडियम। तो ये मिलते हैं, और खासकर इनका निर्माण कहाँ होता है? शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के कारण होता है, जल उड़ जाता है वाष्प बन के, और ये जो है वहीं पर स्टोर होकर रह जाते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, ये आपके लिए जो कैक है गैग है दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहेगा आपका कि जो खनिज है उनके निर्माण की एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन, चट्टानों का टूट जाना। उसके कारण क्या होता है, चट्टानों के जो घुलनशील तत्व हैं वो तो अपरदित हो जाते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे उसमें अवशिष्ट बच जाते हैं, जैसे बॉक्साइट। वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कि जहां अपघटन शब्द होगा वहीं बॉक्साइट भी आपको मिलेगा उस क्वेश्चन में। देन आता है प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप होते हैं, जैसे मान लो एक ये पहाड़ है, एक इधर पहाड़ है, यहाँ से फ्लैश फ्लड हुई, यहाँ से फ्लैश फ्लड हुई, और यहाँ पर सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ, तो उसके अंदर जो मिनरल डिपॉजिट हो जाएंगे जो घर्षित नहीं होते हैं पानी से, जो पानी से घिसे नहीं, वो यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम ये प्रमुख होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, जो खासकर पहाड़ी के आधार पर यानी बेस लेवल पर या घाटी के तल पर रेत के अंदर जलोढ़ जमाव के अंदर ये मिलेंगे। देन महासागरीय जल के अंदर मिलने वाले खनिज, जिसमें सबसे ज्यादा होता है आपका नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, ये प्रमुख जो होते हैं ना। और महासागर की तलहटी में भी कुछ खनिज मिलते हैं जिनमें मैग्नीज की ग्रंथियां प्रमुख होती हैं। तो यहाँ पर ये आप दो क्वेश्चन रखिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो रैट होल खनन के बारे में आपसे पूछा जाता है। रैट मीन्स चूहा और होल मीन्स बिल, तो उसकी चूहे के बिल की तरह से सुरंग बनाकर खनिजों की माइनिंग की जाती है भारत के अंदर उत्तर पूर्वी जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर मेघालय में। यहाँ से कोयला, लोह, एस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट इनको निकाला जाता है जोवाई और चेरापूंजी की खदानों से। तो इसे कहते हैं रैट होल खनन। हालांकि वहां पर जितने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर कहिए, ये सारे के सारे जो हमारे खनिज होते हैं ये राष्ट्रीयकृत होते हैं, नेशनलाइज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इनको इस प्रकार से परिवार के सदस्यों के साथ संकीर्ण सुरंग बनाकर इनकी खनन करते हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसको बोला जाता है, एनजीटी, इसने इनको अवैध घोषित भी किया है इस क्रियाकलाप को। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके लिए रहने वाला है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। अगर वितरण की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज, वैसे तो खनिजों का वितरण है असमान, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। फिर मिलता है, यदि देखें तो वो सबसे ज्यादा मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, पेनिनसुलर प्लेट्यू पर, और ये मिलते हैं छोटा नागपुर पठार पर सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसके सबसे ज्यादा भंडार वहीं पर हैं, प्रायद्वीप पठार के भी पश्चिमी भाग में, और जो है इसके छोटा नागपुर प्लेटू एरिया पे ये हमें मिलते हैं। खासकर इसके जो पूर्वी पार्श्व, पश्चिमी जो पार्श्व थे, तो उस पे तो गुजरात में तेल मिलता है, असम की घाटी में जो तलछटी चट्टानें, अवसादी चट्टानें, उसमें खनिज तेल के निक्षेप मिलते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में एलो खनिज मिलता है, जिसमें खासकर तांबा खनिज मिलता है खेतड़ी की खदानों में। इसके अलावा यहाँ पर छोटा नागपुर पठार के अंदर बहुत सारे खनिज मिलते हैं, जिसमें लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, तो ये सारे के सारे वहीं पर मिलते हैं। तो नेक्स्ट रहेगा आपका इंपॉर्टेंट है लौह खनिज। बीच में देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं, लौह खनिज। तो लौह खनिज ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आप इसमें बताएंगे कि ये आधारभूत खनिज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये एक आधारभूत खनिज है। दूसरा, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है, बेस है उसका। और भारत में जो लो एस्क हैं वो प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मैग्नेटाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि ये सर्वोत्तम किस्म का लोह एस्क होता है, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। हेमेटाइट, ये सेकंड हाईएस्ट या सेकंड बेस्ट आयरन ओर होता है, जो उद्योगों के लिए सबसे बेस्ट होता है, उद्योगों के लिए सबसे बेस्ट है, ये चुंबक बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, और तो इसकी परसेंटेज तो आप बड़े क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर जीके का क्वेश्चन आपका ये बनता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर एक कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कर्नाटक में स्थित हो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कुद्रेमुख। ठीक है, तो कुद्रेमुख, कुद्रे का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में घोड़ा, तो उसके घोड़े के जैसी आकृति मिलती है, इसको कहते हैं कुद्रेमुख। इसी प्रकार से बेलाडीला एक शब्द आता है, इसका मतलब होता है बैल की डील, डील मीन्स हम्प, उसके कारण से इसका नाम बेलाडीला पड़ा है। नेक्स्ट, अगर लो एस्क के खदानों की बात करें तो भारत में जो प्रमुख लो एस्क के खदान हैं वो उनसे रिलेटेड भी आपसे ये पूछा जाएगा कि ये खदान किस राज्य में है। जैसे आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुझर, जिसमें बादाम पहाड़ ये खनिज है। इसके अलावा झारखंड में सिंहभूम, तो ऐसे आप पॉइंट वाइज याद रखेंगे, नोआ गुआ और नोआ मंडी, तो ये इसी में है, तो ये ध्यान रखेंगे। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी, तो दुर्ग और बस्तर ये छत्तीसगढ़ में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बेलाडीला पहाड़ियों पर हेमेटाइट खनिज मिलता है, और ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चंद्रपुर जो है ये महाराष्ट्र में, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ विशाखापट्टनम की बात करें तो यहाँ ये एक पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से जापान को और दक्षिण कोरिया को आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कभी कभी। देन है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर,
और तुमकुरू पेटी, ये सभी की सभी कर्नाटका में है, तो ये ध्यान रखेंगे। और कर्नाटका में एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि कर्नाटक की कौन सी खदान का 100% जो आयरन ओर है वो निर्यात कर दिया जाता है, तो वो है कुद्रेमुख की खदान से, और ये निर्यात किया जाता है मंगलुरु या मंगलोर पोर्ट से, ठीक है, कर्नाटका में। और ये भी भेजा जाता है एक पाइपलाइन के द्वारा, लोहा को करदम सलरी के रूप में, गारा के रूप में पाइपलाइन से मंगलुरु पोर्ट पर भेज दिया जाता है और वहां से इसको विदेशों में भेज दिया जाता है। देन महाराष्ट्र गोवा पेटी में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, यहाँ पर खासकर ये पोर्ट पढ़ लो, मारमागांव पोर्ट कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैग्नीज से रिलेटेड कि मैग्नीज क्या होता है। तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इस्पात के बनाने में, लोहा बनाने में। 1 टन इस्पात बनाओगे तो 10 किलोग्राम मैग्नीज उसमें मिलता है, तो ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसका ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में भी यूज किया जाता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, तो ये पूछेगा कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, दैट इज उड़ीसा, जो भारत का 1/3 1/3 जो है मैग्नीज उत्पन्न करता है। देन मैप भी आप पढ़ सकते हैं। आगे आता है एलो युक्त धात्विक खनिज, जिसमें है सबसे पहले तांबा, तो कॉपर जो है एक घातवर्धक मेलेबल खनिज है, तन्य है, ताप का सुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, रासायनिक उद्योग में। और भारत का 52% तांबा मिलता है बालाघाट से, और बालाघाट की खदानें हैं मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झारखंड के सिंहभूम से हमें ये मिलता है और राजस्थान के खेतड़ी से मिलता है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट खदानें हैं, राजस्थान की खेतड़ी, सिंहभूम झारखंड और बालाघाट मध्य प्रदेश, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ बॉक्साइट के बारे में। तो बॉक्साइट जो है ये एक एल्यूमिनियम का एस्क होता है, एल्यूमिना क्ले में के रूप में ये हमें मिलता है, और ये सिलिकेट्स के रूप में व्यापक चट्टानों के विघटन से ये निक्षेपों में बनता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। और ये भी बहुत हल्का होता है और बिजली का सुचालक होता है, ठीक है, इसमें घातवर्ध्यता होती है, यानी ये चोट मारने पर टूटता नहीं है बल्कि ये फैल या पसर जाता है, तो ये आप पढ़ेंगे, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो थोड़ी देर पहले आया था मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो भी उड़ीसा था, और बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा ही है। इसके साथ साथ आप ये पढ़ सकते हैं कटनी और बिलासपुर, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी बॉक्साइट से रिलेटेड ही हैं। इसके अलावा कोरापुट ये उड़ीसा में है, यहाँ पर पंचपतमाली इस निक्षेप में बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। देन आता है अधात्विक खनिज के रूप में अभ्रक, तो अभ्रक एक माइका MICA, ये एक पारदर्शी काला, हरे, लाल, पीले, भूरे रंग का खनिज होता है, जिसका प्रयोग किया जाता है गाड़ियों के शीशे बनाने में, ठीक है, तो ये आपने बताना है। और इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं कि भारत में अधिकांश, दुनिया का बहुत ज़्यादा अभ्रक भारत में मिलता है, लगभग हम भारत जो है दुनिया का लगभग 60% के आसपास हम अभ्रक निकालते हैं, और ये मिलता है ज़्यादातर छोटा नागपुर पठार में, और खासकर उसमें भी कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी पर, ठीक है। और दूसरा मिलता है राजस्थान में अरावली पर्वत के आसपास, अजमेर के आसपास, और तीसरा मिलता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में। तो ये 3 पेटियां प्रमुख हैं अभ्रक की। देन आता है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन आप बताओगे कि ये चूना पत्थर होता है जिसका प्रयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, ठीक है, तो ये आप पढ़िए। और ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ये आ गया आपका सीमेंट उद्योग के लिए ये एक कच्चा माल है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे।
देन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि किस उद्योग को किलर इंडस्ट्री या घातक उद्योग कहते हैं। तो घातक उद्योग कहते हैं खनन को, माइनिंग को। तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पर खनिज से संबंधित कुछ आपसे कभी कभी बीमारियों के बारे में पूछेंगे कि इनसे कौन सी बीमारी, सिलिकोसिस हो सकती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, इसके अलावा छतों का गिरना, सैलाब का आना, खदानों में आग लगना, इस कारण से इनको हम प्रदूषण का होना, तो ये सब कारणों से बीमारियां बढ़ती हैं या मौत हो जाती है, जिसके कारण इसको किलर इंडस्ट्री कहा जाता है। देन आता है खनिजों का संरक्षण, कि हमें खनिज क्यों बचाने चाहिए। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, ये ऐसे टाइप्स क्वेश्चन के रूप में आपका काम आने वाला है। देन आता है एनर्जी रिसोर्स। तो सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखेंगे कि एनर्जी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जिनसे हमें ईंधन मिलता है, एनर्जी मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और विद्युत। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक गैर परंपरागत और एक परंपरागत। परंपरागत वे साधन हैं जो प्राचीन काल से यूज किए जा रहे हैं, जैसे लकड़ी, उपले यानी जो पशुओं के गोबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और विद्युत, जल विद्युत भी और थर्मल पावर यानी ताप विद्युत भी। तो ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसी प्रकार से दूसरे आप देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो इनमें शामिल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय यानी थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये खासकर आपसे क्या करेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इनमें से कोई एक परंपरागत वाला डाल देगा और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कोयले से रिलेटेड। ये एनर्जी का रिसोर्स है और इसके बारे में क्वेश्चन आएगा कि ये एक जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन, फॉसियल फ्यूल्स के बारे में पूछा जाता है। और भारत के अंदर जो कोयला है वो कहाँ मिलता है, तो उसमें उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। एक आएगा क्वेश्चन लिग्नाइट के बारे में। ये एक लो कैटेगरी का कोयला होता है जिसको भूरा कोयला कहा जाता है और ये मिलता है नेवेली में। ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और ये नेवेली में मिलता है। अभी मैप पे ही दिखा देता हूँ, यहाँ है नेवेली, तो यहाँ मिलता है ये भूरा कोयला। ठीक है, तो यहाँ पर भूरा कोयला मिलता है नेवेली में। नेक्स्ट आता है आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गेल क्या है, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक राष्ट्रीय ग्रिड है जो देश के अंदर गैस की पाइपलाइनों को उससे रिलेटेड एक्टिविटीज करती है, उसको बिछाने का काम, उसको मेंटेनेंस का काम है। ठीक है, तो ये आपका हम पढ़ रहे थे गैस कोयले के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा नेवेली वाला, तो ये यहाँ से पढ़िए। इसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ेंगे बिटुमिन्स कोयले के बारे में। बिटुमिन्स टॉप क्वालिटी का कोयला होता है उद्योगों के लिए। ठीक है, बिटुमिन्स कोयला उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। सबसे बेस्ट होता है, सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, लेकिन ये उद्योगों में कम यूज होता है। उद्योगों के लिए सबसे ज्यादा, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है बिटुमिन्स कोयला। तो आप पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके आधार पर आंसर दें। यदि टॉप क्वालिटी का कोयला पूछे तो एंथ्रासाइट है, उद्योगों के लिए टॉप कोयला पूछे तो बिटुमिन्स है। भारत में जो कोयला मिलता है वो दो टाइप्स का होता है उम्र के अनुसार। एक वो कोयला होता है जो 200 लाख साल पुराना है, जिसको कहते हैं गोंडवाना कोयला क्षेत्र या वहां का कोयला। दूसरा होता है टर्सियरी कोयला क्षेत्र जो 55 लाख साल पुराना है। गोंडवाना में शामिल होते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, और टर्सियरी के अंदर होते हैं जम्मू कश्मीर या हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मेघालय, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, ये सब। ठीक है, और ज़्यादातर जो कोयला मिलता है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये नदी घाटियों में ही मिलता है, जैसे गोदावरी नदी में, महानदी में, सोन में, वर्धा में, दामोदर नदी घाटी में, खरकोई नदी में, तो इन सब की घाटियों में ही ये मिलता है। देन आता है पेट्रोलियम का क्वेश्चन। तो पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर पेट्रोलियम बनता है और ये अवसादी सेलों में पाए जाने वाला ऊर्जा संसाधन है जो खासकर टर्सियरी युग की सेलों में, यानी 51 लाख साल पुरानी सेलों में ये मिलता है, जो खासकर भ्रंश की ट्रैप, तो भ्रंश ऐसे जो ट्रैप होती है ना, तो उसके अंदर ये मिलता है ऊंचाई वाले स्थान पर। यहाँ पर ये तेल स्टोर होके रहेगा। ठीक है, तो इनमें ये मिलता है और खासकर ये
ऐसी चट्टानों में मिलता है जिसके अंदर भ्रंश होते हैं, रंध्र होते हैं, यानी वो लेयर्स चट्टानें होती हैं। और भारत में 3 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। मुंबई हाई मीन्स यहाँ है मुंबई हाई, मुंबई के पश्चिमी अरब सागर में। गुजरात तेल क्षेत्र यहाँ पर है, और यहाँ पर आसाम तेल क्षेत्र है। तो ये 3 प्रमुख है। गुजरात का सबसे प्रमुख अंकलेश्वर पूछ लिया जाएगा आपसे, ये गुजरात में है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, ये जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो वो है आसाम। आसाम में भी डिगबोई, नहरकाटिया, मोरान, हुगरीजन, ये प्रमुख हैं। देन आता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी वही मिलती है जहां पर ऑलमोस्ट कोयला मिलता है या पेट्रोलियम मिलता है। अवसादी चट्टानों में ही ये मिलता है, एलपीजी। ठीक है, तो आजकल इसका कुछ और यूज भी हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। आजकल नए भारत के नए क्षेत्रों में भी गैस मिलती है, जिसको हम बोलते हैं केजी बेसिन। के मीन्स कृष्णा और जी मीन्स गोदावरी, केजी और बेसिन, रिवर का जो बेसिन होता है, केजी बेसिन। तो यहाँ पर ये प्राकृतिक गैस मिलती है। ठीक है, तो मैप भी आप पढ़ लीजिए, मैप से रिलेटेड। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। इसी पाइपलाइन को सोनीपत तक पहुंचाया गया है। ठीक है, देन आपसे पूछता है जल विद्युत के बारे में। जल विद्युत 2 टाइप्स की होती है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है और एक थर्मल एनर्जी होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन, डीवीसी। तो इस प्रकार की परियोजनाएं जो पोल्यूशन नहीं करती हैं, और जो थर्मल एनर्जी है वो पोल्यूशन करती है। इसी प्रकार से यदि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की बात करें, तो ये आप पढ़िए यहाँ पर सौर ऊर्जा से संबंधित। सौर ऊर्जा भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, एक तो यही जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा आप बताएंगे कि फोटोवोल्टिक सेल यूज की जाती है इसमें सौर ऊर्जा बनाने में। और भारत में सौर ऊर्जा के जो बड़े संयंत्र हैं वो मिलते हैं गुजरात में और तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट आता है पवन चक्की। तो पवन चक्की में भी बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ बनाई जाती हैं, टरबाइन लगाई जाती हैं। और भारत में ज़्यादातर पवन चक्कियाँ तटीय राज्यों में हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और जैसलमेर। देन है बायोगैस। बायोगैस जो होती है गोबर की गैस होती है, इसमें मीथेन गैस बनती है, और ये पूरे भारत में कहीं पर भी बनाई जा सकती है। ऐसे बायोगैस का हम प्लांट बना लेते हैं और उसमें गोबर डालकर उससे गैस मिल जाती है। देन है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। तो तटीय राज्यों में टाइडल एनर्जी आसानी से मिल जाती है जब उच्च ज्वार आता है और नीमन ज्वार आता है। देन आता है भूतापीय ऊर्जा, यानी जमीन की गर्मी। तो भूतापीय ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी जिला है, मंडी में। ठीक है, इसके अलावा मंडी के पास में जो मणिकरण गुरुद्वारा है वहाँ पर है। ठीक है, मणिकरण साहिब, वहाँ पर पार्वती घाटी में इस प्रकार का। दूसरा लद्दाख की पूगा घाटी, तो यहाँ पर ये प्रमुख हैं। तो ये जीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। देन आता है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में क्या होता है कि खनिजों को बचाना और उनका ही ढंग से प्रयोग करना कि वे आज भी काम आए और आने वाले समय में भी काम आए। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो ये था आपका खनिजों से रिलेटेड चैप्टर का क्विक रिव्यू। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।